तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर डील करेंगे और ये है इलेक्ट्रॉन मैग्नेट मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड वेक्टर मॉडल ऑफ एटम नॉर्मल रीमैन इफेक्ट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल moment of atomic spectra electron। ये कह रहा है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑफ मोमेंट ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो फैक्ट है कि हम किसी भी एटम्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो जितने भी एटम्स हैं उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग मूवमेंट करते हैं किसी सर्किल के साथ। और जब किसी सर्किल के साथ मूवमेंट करते हैं तो इसका मानना ये है कि ये हमारे पास एक वायर है और इसमें हम कोई भी करंट फ्लो कर रहे हैं। अब दैट इज आर करंट फ्लो आई, दैट इज आर परपेंडिकुलर इन सर्कुलेट प्रोड्यूसिंग बाई मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके सर्कुलर में हम क्या देखते हैं कि एक जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग मूवमेंट करते हैं ये गिवन वेलोसिटी v से। जब ये v से मूवमेंट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है करंट के लिए फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू और ये dq अपॉन dt, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। और इसे हम जनरलाइज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू ये NE अपॉन टाइम पीरियड। अब थोड़ी देर मानते हैं कि n की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये I इज इक्वल टू E अपॉन t हो गया। भाई I इज इक्वल टू E अपॉन t, और जब I इज इक्वल टू E अपॉन t हो गया और ये पार्टिकल सर्कुलेट मूवमेंट कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v इज इक्वल टू ये हो गया आपका 2 पाई r अपॉन t के साथ। तो t इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई r अपॉन v। और इसे हम करंट में रिलेशन में निकालेंगे तो ये E अपॉन और ये वैल्यू आपकी आ गई 2 पाई r अपॉन v के साथ। तो ये EV अपॉन और ये 2 पाई r, यानी कि ये इतने मोशन से गिवन वेलोसिटी v से r के रेस्पेक्ट में ये मूवमेंट करते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये जो वैल्यू होती है हम इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर m इज इक्वल टू और ये NIA के साथ। अब रिवॉल्यूशन भी उसने बंद कर दिए, अब रिवॉल्यूशन बंद हो गए तो इसका मतलब वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई I इंटू a और I इंटू पाई r स्क्वायर। यानी कि जो मोमेंट हमारे पास रहा वो कितना हो गया I a के साथ, और I की वैल्यू हमारे पास कितनी है देखो EV अपॉन और ये 2 पाई r इंटू पाई r स्क्वायर। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हो गई EVR अपॉन 2 के साथ। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक मूवमेंट हमें मिल गया। और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमको मिल गया तो हम इससे आगे अब ये रोटेशन करते हैं। अब जब इससे आगे जब मूवमेंट रोटेशन करेंगे तो ये तो फैक्टर है कि ये अपने साथ एक एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करेंगे।
भाई इलेक्ट्रॉन जब भी सर्कुलेट पर जाते हैं तो ये एंगुलर मोमेंटम के साथ चलते हैं, तो L इज इक्वल टू होता है mvr, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, r ऑफ रेडियस। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमारे पास ये आया है तो इस वैल्यू को हम यहां लगा दें, तो ये किसके बराबर है? ये वैल्यू है ई वी आर। तो वी आर की जगह हम इसको यूज कर ले भाई, तो ये आपका वैल्यू हो गया 2m इज इक्वल टू ई वी आर। तो ये वैल्यू 2m अपॉन ई इज इक्वल टू वी आर। तो L इज इक्वल टू ये वैल्यू हो गया हमारा m, और वी आर की जगह हो गया 2m अपॉन, और ये E के साथ 2, तो ये m 2m अपॉन E के साथ, तो हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये E अपॉन 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन लेंथ के साथ, तो हमने इसको ले लिया, या तो L अपॉन m कह लीजिएगा। तो ये हो गया 2m अपॉन E के साथ। तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया इसका। जब ये रिलेशन निकल के आ गया तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारे पास डिफाइन हुआ वो कितना हुआ? मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन हुआ E अपॉन 2m और इनटू L के साथ। ये हमने इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया। यानी इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व करेंगे तो ये अपने साथ इस वाली कंडीशन को फॉलो रखेंगे। जब द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, जबकि अगर हम इसके इलेक्ट्रिक मोमेंट का अगर वैल्यू निकालते हैं यूनिट, तो इसका ऐसा ही यूनिट आपका होता है एम्पियर, और ये मीटर स्क्वायर के साथ। भाई ऐसा यूनिट होगा इसकी एम्पियर मीटर के स्क्वायर के साथ। जब एम्पियर मीटर के साथ आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग हो गया। किसी भी जो है मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूवमेंट करेगा तो वो ये इलेक्ट्रॉन डाइपोल के साथ अपने केस को डिफाइन करेगा। अच्छा, नेक्स्ट फिर वो कहता है कि अगर हम इसको उसमें ले जाएं मैग्नेटिक डाइपोल में, भाई ये रिवॉल्व करते हैं और रिवॉल्व करने के साथ ये एंगुलर वेलोसिटी भी मेंटेन करते हैं, तो यहां कंडीशन दूसरी हो जाएगी। तो यह लार्मर पोजीशन आ गया बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें केस फॉलो होता है कि हम इसी कंडीशन को मूवमेंट कराने के बाद इसको डाइपोल रेस्पेक्ट में ले आए। तो डाइपोल रेस्पेक्ट में जब ले आएंगे तो ये कह रहा है ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट हमारे पास मिला कितना? तो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू E अपॉन 2m, और ये आपका एंगुलर मोमेंट। अब ये E अपॉन m, अब E इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम नेगेटिव साइन इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में ये d2 डायरेक्शन को शो करता है कि हमारी डायरेक्शन कैसी है। तो m हमने डाइपोल इसमें ले लिया, ये E अपॉन 2m इंटू L के साथ। अब टॉर्क कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। तो इन टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसको निकालते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी के साथ। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी? टॉर्क इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2m इंटू L इंटू क्रॉस B के साथ। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आप इसे कह सकते हो E अपॉन 2m, और ये LB हम इसे साइन थीटा में भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये हमारा साइन थीटा के साथ भी डिफाइन है। और जबकि हम इसका रेट निकालते हैं तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाती है भैया? टॉर्क इज इक्वल टू होता है dl अपॉन dt। तो टॉर्क को हम dl अपॉन dt में करेंगे, तो ये dl अपॉन dt
इज इक्वल टू माइनस के ई अपॉन 2m और इंटू एल बी साइन थीटा। भाई टॉर्क की जगह हम अमेंड करेंगे dl अपॉन dt, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो dl अपॉन dt के साथ तो ये वैल्यू आपकी हो गई ओमेगा इंटू डी टी dl अपॉन एल साइन थीटा। भाई दिस इज द प्रिसिशन L, hence the electron orbit around B. Omega is angular velocity of the position of the L process through an angle omega dt at a time. तो हम इसको वेंटिल करें तो डी एल अपॉन डी टी को, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा एल साइन थीटा। भाई ये बड़ी सोचने वाली यहाँ कंडीशन आ रही है, आप बेहतरीन हैं और बहुत ही लाजवाब है कि आप इसको ओमेगा बी दी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पोजीशन देन एल, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एल अपॉन एल साइन थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू वैल्यू हो गई डी एल अपॉन डी टी 1 अपॉन एल साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू टॉर्क अपॉन एल साइन थीटा, और टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास है म्यू एल बी और ये साइन थीटा, तो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन एल इंटू बी के साथ, या हम इसे मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे ये वाला, तो आप इसे मैग्नेटिक मोमेंट सिंबल दे दो जो हमने माना है। और ये एम अपॉन एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2m, तो ये वैल्यू आपकी हो गई ओमेगा इज इक्वल टू ई अपॉन 2m बी के साथ, तो ये ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ये ई अपॉन 4 पाई m इंटू बी के साथ। तो हमें इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, इसका एंगुलर वेलोसिटी मिल गया, तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। हम इसको निकाल सकते हैं बहुत इजीली तौर से, कोई ज्यादा टिपिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये सब हमारा पढ़ा हुआ है कि हम जब भी कोई भी पॉइंट रीड करते हैं सारी वैल्यू इसी के सराउंडिंग रीड चलती है। तो ये हमारे पास जो रिलेशन निकल के आया था इसको हम टॉर्क में ले गए, टॉर्क में आने के बाद हम टॉर्क को मेंटेन करते हैं डीएल अपॉन डी से, और ये जो वैल्यू हमारे पास डीएल अपॉन डी है ई अपॉन 2l एल बी साइन थीटा के साथ है। अब वो कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो हम इसका रिलेशन निकालते हैं, तो ये ओमेगा इंटू डी टी हो जाता है, ओमेगा इंटू डी टी, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू आपकी एक कंडीशन आती है, ये जो है ये वाली जो है ये एल ओमेगा के साथ है, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा। भाई v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ये हम जानते हैं L इज इक्वल टू होता है एम बी आर, और v की जगह हमने इसको रख दिया, तो ये एम v की जगह हो गया आर स्क्वायर ओमेगा, और ओमेगा को हम लेते हैं तो ओमेगा के साथ ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी डी ओमेगा अपॉन डी टी। अगर हम इसको चेंज भी करेंगे तो ये डी एल अपॉन डी टी, तो डी एल अपॉन डी टी, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो केस है ना ये बेहतरीन सोचने वाला है। जरा आप इस पर दिमाग लगाइए कि ये जो वैल्यू से डिसाइड की है कि कैसे आई, कहां से आई, कैसे मैनेज हो रही है, और तो उसने ओमेगा को रेस्पेक्ट में निकाला डी एल अपॉन डी टी के साथ, तो एल अपॉन साइन थीटा छोड़ दिया, ये इसके साथ आके अगर ये आपके पास मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, और जब ये मिल जाएगा तो ये फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा आपके साथ। बहुत लाजवाब है, सोचने वाला प्रॉब्लम है, आप अपने बेहतरीन दिमाग से इसे कर सकते हैं।
अच्छा, जीमेन ने जो बात कही थी वो फाइंड द स्ट्रक्चर पर कही थी कि जब भी हम कोई भी जीमेन इफेक्ट निकालेंगे तो जीमेन इफेक्ट किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही डिफाइन है। यानी कि 1896 में इसको बताया गया, व्हेन ए लाइट सोर्स गिविंग लाइन स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन एन external magnetic field, the spectral lines emitted by the atoms of the source are split into a number of polarized components. This effect of the magnetic field on the atomic spectral lines is called as a Zeeman effect. To produce Zeeman effect, a source of light such as a gas discharge tube is placed symmetrically between the pole piece of a strong electromagnet. One of the host pieces carries a hole drilled parallel to the magnetic field direction. The light coming from the tube is examined by a spectroscope of high resolving power. मतलब ये हाई रिजॉल्विंग पावर को मेंटेन करता है। जब हम किसी भी वायर में कोई भी हाई एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से फोटोन के रूप में रिजॉल्व होते हैं, और जब ये होते हैं तो ये अपने साथ स्पेक्ट्रल लाइंस बनाते हैं, और जब स्पेक्ट्रल लाइंस बनाते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है। कैसी होती है? कभी नो फील्ड हो जाएगा, कभी परपेंडिकुलर फील्ड हो जाएगा, कभी पैरेलल फील्ड हो जाएगा। तो ऐसे केसों में जब लाइट को वी किया जाता है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में आती है, सिंगल लाइन में आती है। और स्पेक्ट्रल लाइन इज फाउंड टू बी स्प्लिट अप टू इनटू 3 कंपोनेंट्स। द सेंट्रल कंपोनेंट इज इन द सेम पोजीशन and hence has the same frequency mu as the original line. The outer component of frequencies mu1 and mu2 dispatch equally from the central of the component. तो उन्होंने इतनी सारी बातें बताई हैं, अब उनको हम जरा थोड़ा सा यहाँ मैनेज करते हैं, उसको थोड़ा दिमाग लगाते हैं, है क्या चीज है ये। तो अब एक्सप्रेशन करते हैं हम जीमेन इफेक्ट का। तो जीमेन ने बहुत बढ़िया बात बताई है, अब उसको समझ लीजिएगा। अब देखिए हमारे पास जीमेन इफेक्ट है, इसके बारे में उन्होंने बताया भी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जब किसी भी लाइट को हम किसी स्पेक्ट्रम में प्लेस करते हैं तो वहां एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। द स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय द एटम्स ऑफ द सोर्स आर स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ पोलराइज्ड कंपोनेंट्स। यानी ये पोलराइज के साथ जाता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे केस हमारे जहां स्पेक्ट्रम्स होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं वहां जीमेन इफेक्ट आ जाता है। भाई किसी भी वायर में हमने कोई भी हाई पोटेंशियल डेवलप किया तो डेवलप होने से वहां स्पार्किंग हुई
तो लाइटिंग हुई, स्पेक्ट्रम बना, स्पेक्ट्रम के साथ उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस स्पेक्ट्रल लाइन से, वो जीमैन इफेक्ट कहलाता है। तो कह भी रहा है कि हमारे पास एक सोर्स है और सच्ची से गैस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ सिमेट्रिकली पोल पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। Which the pieces carries a hole drill parallel to the magnetic field direction. The light coming from the tube is examined by a spectroscope of high resolving power. The attention is focused on a single spectral line observer in the absence of the magnetic field. When the light is viewed at a right angle to the magnetic field direction, a single spectral line is found to be split up to into the three component. The central component is the same direction, has the same frequency. इसका मतलब है उसके सेंट्रल के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है, यानी कि इस सेंट्रल पॉइंट के लिए जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये कह रहा है कि सेंट्रल कंपोनेंट इज द सेम डायरेक्शन, हैज द सेम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट एज द ओरिजिनल लाइन. The outer component frequency mu1 and mu2 are displaced equally from the central component. The central component is linearly polarized with electric vector vibrating parallel to the magnetic field, while the two outer components are linearly polarized with the electric vector vibrating at a right angle to the field. This splitting is known as the transversive Zeeman effect. अब इसको कैलकुलेट किया गया है, तो कैलकुलेट बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये ml, और ये किसके बराबर हो जाता है, ये E/2m के साथ रहता है. ये हम पीछे प्रूव भी करके आए हैं, m/l = इसके साथ. अब जब ये मूवमेंट करते हैं तो बोर ने अपनी बात में कहा था कि जब भी ये मूवमेंट करते हैं तो L = NH/2π की कंडीशन को फॉलो करते हैं. L = NH/2π. अगर हम इस वैल्यू को यहां लगा दें तो ये NH/2π = E/2m के साथ, यही तो हो जाएगा. और हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी, और L = NH/2π के साथ, और हम इसको लगा दें तो ये वैल्यू आपकी हो गई m और 2π/NH = E/2m के साथ. और ये हमारे पास हम पीछे निकाल भी चुके हैं कि m ओमेगा = मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन L × B के साथ, और ये वैल्यू हमारे पास है ये इस वैल्यू को हम यहाँ लगाते हैं तो ये वैल्यू आपके पास हो जाती है ओमेगा = E/2m × B के साथ. जब ये हो जाएगा तो ये कह रहा है दी चार्ज एंड एनर्जी प्रोसेसिंग इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी एंड कंपोनेंट ऑफ द एंगुलरम द फील्ड दैट इज लाइट. अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है तो एनर्जी का एक नया कॉन्सेप्ट और निकल के आया, del E = ओमेगा × mz. तो E = ओमेगा की वैल्यू हो गई 2m B के साथ, और Lz जो हमारे पास है Lz, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये NH/2π. ये Lz की वैल्यू हो जाएगी कितनी, NH/2π के साथ हो जाएगी, NH/2π. तो ये हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट निकल गया. ये कितना मिला, E/2m Bn और NH/2π के साथ. तो हम इसे निकाल सकते हैं. तो ये हमारे पास हमें मिला कितना, EB/2m, ओके, और ये NH/2π. तो हमें एक नया एनर्जी लेवल फॉर्मूला मिला, ये कितना, n E/2m B, और ये NH/2π, और n हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है.
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मिल गया। और जब ये प्रिंसिपल क्वांटम मिल गया तो क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हमारे पास अगर जो भी एल है या बी है तो वो हमारे किस पर काम करती है, ये सिमिलरली सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर काम करती है। तो हम इसको यहाँ एनर्जी लेवल में लेके जाएंगे तो यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितनी, देखिए हाँ, तो ये हमारे पास फैक्टर से निकल के आता है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस के 1 के साथ। तो डेल ई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 प्लस माइनस के EH अपॉन 4 पाई m इंटू बी के साथ। अब ये हमारे पास जब एनर्जी लेवल आता है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें डिसाइड करता है वो कि डेली EV अपॉन 2m NH अपॉन 2 पाई। तो जस्टिफाई हमारे पास जो मैग्नेटिक जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये डिपेंडेंट करता है हमारे एनजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर। तो ये डिवीजन हो जाता है प्लस एल और माइनस के एल के साथ। और जब प्लस और माइनस एल के साथ ये डिवीजन डिवाइड करता है तो हम इसको फॉलो करते हैं। अगर एन की वैल्यू हमारे पास 1 है तो एल की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। और यही हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर में एन की वैल्यू अगर 2 है तो एल की वैल्यू आपके पास 0 और 1 डिसाइड हो जाएगी। जब हमारे पास ये कॉन्शियल क्वांटम नंबर डिसाइड हो गई तो हम इसको आइगन अवेलेबल्स ऑफ द एवरी इलेक्ट्रॉन्स टू बी द फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट। तो वी कैन डिफाइन दिस इज द एनर्जी ऑफ द लेवल इज 0 to, दिस इज द एनर्जी लेवल 0 to प्लस माइनस EB अपॉन 2m एंड NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई के साथ ये डिफाइन होता है। तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी लेवल है, जबकि हम पीछे पढ़ के आए फोटोन के साथ, फोटोन अपनी एनर्जी लेवल शो करता है। भाई किसी भी पार्टिकल का फोटोन एनर्जी लेवल कितना होता है, डेल E इक्वल टू और ये H म्यू के साथ। तो हम यहाँ ये लगा देंगे तो H म्यू इक्वल टू प्लस माइनस के EB अपॉन और ये 2 पाई m NH अपॉन और ये 2 पाई। तो देखो n से ये S से H कैंसिल हो गया तो म्यू की जो वैल्यू हो गई वो प्लस माइनस के EB अपॉन 2m और ये H n अपॉन 2 पाई के साथ। तो हमें फ्रीक्वेंसी लेवल मिल गया। अब ये फ्रीक्वेंसी लेवल एवरी टाइम क्या होगा, अप एंड डाउन काम करेगा। कितना काम करेगा, अप एंड डाउन काम करेगा। एक बार वो जब ऊपर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी के लेवल को बढ़ा लेगा, एक बार नीचे जाएगा तो फ्रीक्वेंसी के लेवल को डाउन करेगा। तो ऐसे केसों में हम देखते हैं कि व्हेन द लाइट इज व्यू पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड B के साथ हैज द डिस्प्लेस्ड कंपोनेंट म्यू एंड μ2 are circularly the in the space component, however the which optical vibration parallel to the field does not send the light in this direction. Transverse nature of the light wave, in this case no central component is seen. इसका मतलब ये सेंट्रल पर हमको दिखाई नहीं देगी। सेंट्रल से दाएं और बाएं हम इसको देख सकते हैं लेकिन सेंट्रल पर इसका फील्ड 0 के बराबर हो जाता है। और यही कारण है कि हम कहीं भी अगर इसका स्पेक्ट्रम मैनेज करते हैं तो स्पेक्ट्रम इसके सेंट्रल पर बिल्कुल हमें 0 मैनेज होगा। दैट इज राइट। और ये टॉपिक पूरा हो गया आपका और इस टॉपिक के साथ ही हम आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।